हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। तो यहाँ पर हम मैटर के पर्टिकुलेट नेचर के बारे में बात कर रहे थे। तो अभी तक काफी सारी चीजें हमने मैटर के बारे में डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम अभी तक डिस्कस कर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैटर की, तो हमने मैटर को समझ लिया है कि मैटर होता क्या है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, उसी को ही मैटर कहा जाता है। मैटर की तीन मेन स्टेट हमारे पास होती हैं। तीन मेन स्टेट हमारे पास है, तीन मेन स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे अगर आप सॉलिड का एग्जांपल देखो तो ये पेन है। लिक्विड का एग्जांपल देखो तो वाटर है, ऑयल है, मिल्क है, ये सभी लिक्विड है। गैस का एग्जांपल देखो तो एयर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी क्या है, गैसेस के एग्जांपल हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने बात की थी कि ये जो मैटर है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने हुए हैं। इन पार्टिकल को कहा जाता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, तो कोई भी मैटर स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बनता है और इन पार्टिकल्स को कहा जाता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। फिर हमने डिस्कस किया था कि कौन डिसाइड कर रहा है कि मैटर की कौन सी स्टेट बनेगी, है ना। कोई कुछ तो फैक्टर होगा जो डिसाइड कर रहा होगा कि मैटर की स्टेट क्या होगी। जैसे हमने कहा कि ये जो पेन है ये सॉलिड है, तो किस बेसिस पर हमने इसे सॉलिड कह दिया। या पानी को हमने कहा कि ये लिक्विड है, किस बेसिस पर हमने लिक्विड कह दिया। या हम गैस को कह रहे हैं कि ये गैसियस है, तो किस बेसिस पर हम कह रहे हैं कि ये गैसेस है। यहाँ पर हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी पार्टिकल्स की। एक तो पार्टिकल के बीच में होता है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन और इंटर पार्टिकल स्पेस। तो ऐसा नहीं है कि सभी पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है या सभी पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस। नहीं, मैटर टू मैटर ये वेरी करता है। किसी में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन ज्यादा है और इंटर पार्टिकल स्पेस कम है। किसी में इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा है और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कम है। किसी किसी में थोड़ा बहुत इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन भी है और इंटर पार्टिकल स्पेस भी है। ठीक है, तो यही अलग अलग डिसाइड यही डिसाइड करते हैं कि कौन सा मैटर बनेगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, और इन पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन अगर है तो ये क्या बनाएंगे, कोई सॉलिड मैटर को ही बनाएंगे। जैसे ये है, इसके पार्टिकल के बीच का जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा। जिस वजह से ये क्या है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है, इसका एक प्रॉपर फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। ठीक है, तो उन्हें हम कहेंगे सॉलिड, जिनका फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम है और जिनके बीच में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई है। या हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, वो है बहुत ज्यादा हाई, जिस वजह से इसे हम सॉलिड कह रहे हैं। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो उसके बीच में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन तो है ही, बहुत ज्यादा हाई नहीं है, जितना सॉलिड का है उतना तो नहीं है, लेकिन कम है। ठीक है, और उनके पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस भी है। पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस भी है। ठीक है, तो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन भी है और स्पेस भी है, जिस वजह से ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं लिक्विड मैटर। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि पानी का ग्लास है, उसमें हमें चीनी डालनी है, एक चम्मच चीनी अगर हम डालते हैं उसमें, तो चीनी जो है वो उसमें घुल जाती है। वाटर का लेवल जो पहले था, वाटर उतना ही रहता है अभी भी। ठीक है, कैसे ऐसे कैसे चीनी डालने के बाद भी वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन इंक्रीज नहीं होता है, जैसा पहले था वैसा ही रहता है एक चम्मच चीनी डालने से। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में होते हैं छोटे छोटे स्पेस, थोड़ा बहुत स्पेस होता है। उस स्पेस में शुगर के पार्टिकल जाकर के बैठ जाते हैं, उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिस वजह से यहाँ पर लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं होता है वाटर। तो क्या कभी इंक्रीज नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। अगर हम ज्यादा शुगर डालते हैं तो तब जो है वाटर का लेवल इंक्रीज होगा, क्योंकि शुगर के बीच में, शुगर के सॉरी वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जितना स्पेस होगा
अगर शुगर वो उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है, उसके बावजूद भी हम और शुगर उसमें डालते रहते हैं, तो क्या होगा, तो शुगर स्पेस तो है नहीं, शुगर क्या है, एक जगह पे सेटल होने लगेगी और फिर उसके बाद क्या होगा, वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ऐसे हम समझ गए, ऐसे हमारे बनते हैं लिक्विड मेटल जिनके बीच में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन भी है लेकिन इंटर पार्टिकल स्पेस भी है। फिर नेक्स्ट, कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है, या हम कहें इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा है, एक पार्टिकल पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है, वो है बहुत कम, है ही नहीं, ना के बराबर है। तो ऐसे पार्टिकल मिलकर के बनाते हैं गैसियस मैटर। ठीक है, क्या बनाते हैं, गैसियस मैटर को बनाते हैं। क्लियर है, तो यहाँ तक लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था, अच्छे से समझ लिया था। अब साथ साथ आप देख लीजिए जो जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। चौक वाली एक्टिविटी से हमने बात की थी कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है, और ये जो पार्टिकल्स हैं इन्हें कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि पानी में अगर हम चीनी डालते हैं तो वो चीनी दिखाई नहीं देती है, वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं होता, क्यों, क्योंकि वाटर के पार्टिकल के बीच में होते हैं स्पेस, और उस स्पेस में शुगर के पार्टिकल चले जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर हमने बात की थी कौन डिसाइड करता है मैटर की स्टेट को, तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन या इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वही डिसाइड करेगा, उसकी मदद से हम देख पाएंगे कि जो मैटर है वो कौन सा है। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर हम बात करते हैं स्पेस की, इंटर पार्टिकल स्पेस लिख सकते हैं यहाँ पर, इंटर पार्टिकल स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो गैसेस में इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड में और सॉलिड में ना के बराबर होता है। और अगर हम इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन की बात करें, अगर हम इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, पार्टिकल है ये, ठीक है, इंटर, ठीक है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स के अच्छा ऐसे लिख लो, या तो इसको सॉलिड ना लिख करके पहले गैसेस ही लिखें, गैसेस के बीच में सबसे कम, फिर लिक्विड और सबसे ज्यादा होता है सॉलिड के बीच में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। इसके पास सबसे ज्यादा होता है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन सॉलिड से, थोड़ा बहुत फिर लिक्विड में, और सबसे कम होता है गैस में। स्पेस की बात करें सबसे ज्यादा स्पेस होता है गैसेस में, फिर लिक्विड में और सॉलिड में ना के बराबर होता है। इतना ध्यान रखना है। चलिए, तो साइंस हेरिटेज के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं, हमारी साइंस हेरिटेज। ठीक है, चलिए, डू यू नो दैट सिंस एंशियंट टाइम पीपल हैव बीन थिंकिंग about how far things could be broken down and what is matter made up of। तो एंशियंट टाइम में भी पीपल यही, यानी कि जो वहां के व्यक्ति थे वो यही सोच रहे थे कि कितना हम किसी भी चीज को, कितना हम ब्रोकन डाउन कर सकते, कितने हम उसको टुकड़ों में तोड़ सकते, जैसे मान लो ये मार्कर है, इसको हम कितने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, या ये जो मैटर है ये किस चीज से मिल करके बना हुआ है, पहले भी ऐसा लोग सोचा करते थे। ठीक है, आचार्य कंड एंड एंशियंट इंडियन फिलोसोफर, तो एक आचार्य कर्ण थे और एंशियंट इंडियन फिलोसोफर थे, फर्स्ट स्पोक अबाउट द आइडिया ऑफ परमाणु। तो इन्होंने सबसे पहले परमाणु के आइडिया के बारे में बात की थी, एटम के बारे में बताया था कि जो कुछ भी बना हुआ है, जो कुछ भी बना हुआ है वो सभी मैटर है, और जो कुछ भी मैटर है वो सभी बना हुआ है परमाणु यानी कि एटम से मिलकर के। ठीक है, ही बिलीव्ड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजिबल एटर्नल पार्टिकल कॉल्ड परमाणु। ठीक है, तो उन्हें ये लगता था, या उन्होंने ये बताया कि मैटर जो है वो टाइनी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, और ये जो स्मॉल पार्टिकल है ये इनडिविजिबल भी है,
बहुत ज्यादा छोटे भी हैं, और इन्हें कहा जा रहा है परमाणु। ठीक है, चलिए, द आइडिया वॉज रिटर्न इन हिज वर्क कॉल्ड वैशेषिका सूत्रास। ठीक है, इसमें जो है इनका ये वर्क लिखा गया है, और इसी आइडिया पर कहा था जॉन डाल्टन ने। लेकिन सबसे पहले आचार्य कर्ण ने यह बताया, उसके बाद आए जॉन डाल्टन, जिनका यही कहना था सेम कि एटम जो है वो बना हुआ है टाइनी इंडिविजिबल एटर्नल पार्टिकल से, जिन्हें एटम कहा गया था। ठीक है, उनकी एटॉमिक थ्योरी में भी, किसकी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में। क्लियर है? बाकी इसको आप आगे आप पढ़ेंगे क्लास 9th में जब आप जाएंगे, तो आप पूरा एटम के बारे में डिस्कस करेंगे, एटम के बारे में पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक बार आप इसे देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे सॉलिड स्टेट के बारे में। तो हमने यही देखा कि हाउ आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हेल्ड टुगेदर इन सॉलिड। कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है अरेंज हो रखे हैं कि ये सॉलिड बना रहे हैं। जैसे हमने कहा कि ये जो मार्कर है ये भी क्या है, सॉलिड है, बिल्कुल है सॉलिड। ठीक है, तो कैसे हम कह रहे हैं कि ये सॉलिड है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा हाई है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन हाई होने की वजह से जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अट्रैक्टेड है। तो जब ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे से अट्रैक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा, एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, तो इनका एक फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम बना होगा। ठीक है, फिक्स्ड शेप भी है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी है, जिस वजह से इसे हम क्या कहेंगे, जिस वजह से इसे कहा जाएगा सॉलिड। तो आप अपने आसपास जो भी देख पा रहे होंगे, जैसे मान लो आयरन नेल आप देख पा रहे होंगे, तो उसके पार्टिकल्स जो है उससे बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं या इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। वैसे स्टोन है, रॉक सॉल्ट है, ये सारी चीजें, ये सभी क्या है, सॉलिड के ही एग्जाम्पल। अब लास्ट लेक्चर में हम एक एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे थे। अब ये एक्टिविटी क्या थी कि हमने कुछ ये मटेरियल्स लिए हैं, ये कुछ सॉलिड मटेरियल्स हैं। सॉलिड क्यों है ये हमने देख लिया, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। तो ये सॉलिड मटेरियल्स कुछ हमने लिए हैं, हमें क्या करना है, इन पर हैमर मारना है ना, इन पे हैमरिंग करनी है, हैमर से इन्हें बीट करना है। तो फिर हमें जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो हमें यहाँ पर लिख लेना है कि क्या हुआ। चलिए, तो एक एक करके हमने क्या किया है, इन सभी पर हैमरिंग की है, यानी कि हथौड़े से इन्हें पीटा है। तो क्या होगा ये हम आगे देखेंगे। चलिए, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल दीज ऑब्जेक्ट आर सॉलिड, दे हैव अ डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। तो आपने तो ये नोटिस कर ही लिया होगा कि ये सभी का एक डेफिनेट शेप भी है और डेफिनेट वॉल्यूम भी है, इसीलिए इन सभी को क्या कहा जा रहा है, सॉलिड कहा जा रहा है। आगे से अगर आपको डिफाइन करने के लिए कहा जाए, जैसे मैटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो जिसका मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसी को ही मैटर हम कह लेते हैं। तो अगर हम सॉलिड की बात करें, तो सॉलिड को आपको डिफाइन करना हो तो सॉलिड को कैसे आप डिफाइन करेंगे, कि जो जिसका डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है उसे क्या कहा जाएगा, सॉलिड कहा जाएगा। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वही पॉइंट आ गया कि इसमें जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड किसकी वजह से होते हैं, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन की वजह से। तो यहाँ पर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई या स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है, जो हम डिस्कस कर लिया था हमने। These strong forces of attraction hold the particle in fixed position। और यही स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या करता है, इन पार्टिकल को इस तरीके से फिक्स्ड पोजीशन में बनाए रखता है, इन पार्टिकल को फ्रीली मूव करने नहीं देता। अगर ये पार्टिकल फ्रीली मूव होते तो ये जो शेप मेंटेन है इस मार्कर का, क्या ये शेप मेंटेन रहता, बिल्कुल भी नहीं, ये मार्कर तो ऐसा हो जाता है ना, पार्टिकल क्योंकि मूव करने लग जाते हैं। लेकिन पार्टिकल क्या है, एक साथ जुड़े हुए हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, इस वजह से इसका ये जो शेप है वो मेंटेन है। ठीक है, चलिए, क्लियर। द पार्टिकल कैन ओनली मूव एंड फ्रो अबाउट देयर पोजिशन। तो ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, मूव एंड फ्रो, मूव कर सकते हैं इनकी पोजिशन पर, बट कैन नॉट मूव पास्ट ईच अदर। बस एक दूसरे से ऐसे पास्ट ईच अदर मूव ये नहीं कर सकते हैं। क्लियर, चलिए। तो व्हेन सॉलिड आर हीटेड, when solid are heated,
तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि इन द सॉलिड स्टेट इज देयर एनी वे टू मूव दीज पार्टिकल अपार्ट। तो सॉलिड स्टेट में क्या कोई ऐसा तरीका है, क्या कोई ऐसा रास्ता है कि जिससे हम इन पार्टिकल को एक दूसरे से दूर कर सकें? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसके पार्टिकल्स को हम दूर कर सकते हैं? कर सकते हैं, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। When solid are heated, their particle vibrate and vibrate more vigorously. A stage is reached when these vibrations become so vigorous that the particles start leaving their respective position. तो ऐसा कब होता है? जब हम इस मैटर को हीट करते हैं। जब हम हीट करते हैं तो इसके पार्टिकल वाइब्रेट करने लग जाते हैं। अगर हम कंटिन्यू हीट करते रहेंगे तो पार्टिकल विगोरसली वाइब्रेट करके मूव करने लग जाते हैं और अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन को छोड़ देते हैं, मूव करने लग जाते हैं। तो क्या हम मूव करा सकते हैं? यस, इसका आंसर होगा यस। ये रास्ता है, कैसे? इसको हीट करके। द इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गेट वीकेंड एंड द सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट। अब आप कहेंगे कि कैसे? हीट करने पर ऐसा क्या हो रहा है? जबकि इनके पार्टिकल के बीच में तो इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन था। जैसे मान लीजिए आपने एक आइस क्यूब ले लिया, ये क्या है? हमारे पास आइस क्यूब है, ठीक है, ये क्या है? एक आइस क्यूब है। तो हम देखते हैं आइस धीरे धीरे मेल्ट होती है और अगर हम हीट करते हैं तो जल्दी मेल्ट होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आइस के जो पार्टिकल्स हैं ये क्या है? इस तरीके से अरेंज। अगर हम इसके पार्टिकल के अरेंजमेंट की बात करें तो आइस के पार्टिकल बिल्कुल इस तरीके से अरेंज हो रखे हैं, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। तो होता क्या है? धीरे धीरे जैसे ही हम यहाँ से क्या करते हैं, इन पार्टिकल्स को हीट देते हैं, इन पार्टिकल्स को हीट देते हैं तो ये पार्टिकल्स क्या होने लगते हैं? विगोरसली वाइब्रेट होने लगते हैं। पार्टिकल वाइब्रेट होंगे तो थोड़ा थोड़ा मूव करने लगेंगे। तो जब मूव करने लग जाएंगे और कंटिन्यू हीट मिलती जा रही है तो ज्यादा तेजी से मूव करने लग जाएंगे। ज्यादा तेजी से अगर मूव करेंगे तो क्या करेंगे? तो जो इनकी फिक्स पोजीशन है उसे ये छोड़ देंगे और थोड़ा थोड़ा दूर चले जाएंगे और धीरे धीरे ये मेल्ट होने लग जाएंगे। ऐसे ही आइस भी धीरे धीरे मेल्ट होकर के क्या बन जाती है? वाटर में चेंज हो जाती है। क्या बन जाती है? वाटर में चेंज हो जाती है। तो ऐसे ही जैसे ये सॉलिड था तो पार्टिकल के बीच का वाइब्रेशन हुआ तो आप देख सकते हो पार्टिकल के बीच में क्या आने लग गया? स्पेस आने लग गया, थोड़ा थोड़ा स्पेस आने लग गया। तो धीरे धीरे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो, द टेम्परेचर एट विच इट हैपन्स इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। और जिस टेम्परेचर पर ये मेल्ट होते हैं उस पॉइंट को सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम कई चीजें पढ़ने वाले जहां पर हम अलग अलग चीजों के मेल्टिंग पॉइंट भी याद रखें। हायर क्लासेस में भी ये काम आता है बहुत ज्यादा, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर सॉलिड मेल्ट होता है और लिक्विड बन जाता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, है ना, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे ही कहा जाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। जनरली इन अ लिक्विड स्टेट पार्टिकल आर समवट फर्दर अवे from each other as compared to those in the solid state. Ice in exception, its particles are further apart than those in water. तो चलिए, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जनरली अगर हम देखें लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स को, तो लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स थोड़ा दूर होते हैं किसके कंपैरिजन में? सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स में, ठीक है। आइस क्या है? एक एक्सेप्शन है, इसके जो पार्टिकल हैं वो ज्यादा दूर होते हैं वाटर के पार्टिकल से। क्लियर? चलिए, some solid have weak interparticle force of attraction, so their melting point are low, while other have strong attractive forces and have high melting point. तो चलो, तो यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उसे मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। दूसरी चीज ये है कि जिस पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या हम कहें इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन को IA कह सकते हैं शॉर्ट में। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जिनका ज्यादा है, जिन पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है,
उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, हाई होगा। और जिन पार्टिकल के बीच का इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम है, बहुत कम है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। वो यहाँ पर लिखा गया है कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, वीक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो देयर मेल्टिंग पॉइंट आर लो। यानी कि अगर किसी के बीच में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कम है, वीक है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। और अगर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन ज्यादा है किसी भी मैटर का, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी ज्यादा होगा। जैसे अगर हम मेटल्स की बात करें, तो मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। किस वजह से, क्योंकि उनमें होती है मेटालिक बॉन्डिंग, या हम कहें कि उनका जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी से कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।